सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अभी 2024 की परीक्षा होगी उसके अंदर कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस, और इसके अंदर हमने स्पेशल समकालीन विश्व राजनीति वाली जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जो प्रश्न किस प्रकार से तैयार होंगे तो वो पूरा हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप पूरा देखिए, ये पेपर आपकी परीक्षा में बहुत अच्छी मदद करेगा। और हमने पूरा ध्यान रखा है जिस पार्ट में से छोटा प्रश्न आएगा, जिसमें से खाली स्थान का आएगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ रहेगा, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा पेपर तैयार किया है। 2 किताबें हैं तो ये किताब आपकी 40 नंबर की रहेगी, और ये पेपर हमने उसी लिहाज से समय को ध्यान में रखा, आधा समय 1.5 घंटे का पेपर आप करें। तो इसके अंदर चलो हम देख लेते हैं। खंड ए के अंदर जो प्रश्न रहेंगे वो सबसे पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ, इसके अंदर आपको 7 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। यानी इस किताब में से विश्व राजनीति वाली पुस्तक जो है ना, इसमें से आपको अवश्य के 7 प्रश्न मिलेंगे 7 नंबर के, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रश्न है ये देखिए आप। देखो, सबसे पहला प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कौन सा है? आसियान, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होता, ध्यान दो आपको। अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 1945 को कौन से संगठन की स्थापना होती है? तो 24 अक्टूबर 45 को, ठीक है, कौन से संगठन की स्थापना होती है? ये है आपके लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर अगला प्रश्न है, 9/11 की आतंकवादी घटना कहाँ हुई थी? 9/11 को ये घटना घटती है कहाँ पर? अमेरिका में। तालिबानी जो आतंकवादी संगठन था उन्होंने वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के ऊपर जो हमले किए थे वो है। फिर अगला है, 1992 के किस वैश्विक सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में शामिल किया? तो कौन सा सम्मेलन हुआ था 1992 में? तो ध्यान देना, वो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर पहली बार पर्यावरण के ऊपर चर्चा हुई और तब से पर्यावरण विश्व राजनीति के केंद्र में आया। फिर अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील के अंदर। तो ये तो गए पहला प्रश्न, यानी सॉरी जो वस्तुनिष्ठ वाला पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न खालिस्तान का रहेगा। ये 4 प्रश्न आएंगे इस किताब से, ठीक है ना, 4 अंक ये हो जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर कौन से समुदाय की बात करेंगे? सिहली, ठीक है ना, मैंने बता दिया, आप नोट कर लेना। इसका पीडीएफ जो है मैं नीचे डाल दूंगा, आप इसको प्रिंट भी करके और समझ लेना। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूँ, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षेस के सदस्य देशों ने सन, तो यहाँ पर सन कौन सी है? ये 2002 है, ठीक है ना, 2002 में, और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, 2002 के अंदर हुए थे ये। फिर अगला है, जैविक हथियार संधि से संधि पर ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। तो ये कितने 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे जैविक हथियार संधि के ऊपर। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल का गठन कब होता है? 1975 में, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आपके खालिस्तान के रहेंगे, 4 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसी में खंड ए के अंदर जो तीसरा प्रश्न मिलेगा, अति लघुतरात्मक, ठीक है ना, 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर दे दीजिए। तो ये 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के ये हो जाएंगे, 1-1 नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार, ध्यान है आपको, किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में जो विभाजन का प्रतीक के रूप में ये दीवार खड़ी हो चुकी थी। फिर सार्क का पूरा नाम आप लिखिए। सार्क क्या है? देखो, सार्क आप ध्यान दें, SA, ठीक है ना, साउथ
और फिर ए से क्या आएगा, एसोसिएशन, सॉरी एशियन, साउथ एशियन, और फिर एक और ए लगा दीजिए आप। मैं पहले पूरा नाम लिख देता हूँ, और फिर एक आर है और एक सी है, ठीक है। और ये है आपके सार्क, इसका पूरा नाम लिखना है। तो एक तो है, ये तो साउथ हो गया, और फिर है ये है एशियन, और ये है आपके एसोसिएशन, और ये है आपके रीजनल, और ये है आपके कोऑपरेशन। यानी क्या है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। और ये हो गया दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना, सॉरी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो गया, ये सार्क है। अब अगला प्रश्न है, सुरक्षा की बुनियादी अर्थ को लिखिए। तो सीधा सा अर्थ है खतरे से आज़ादी। फिर साझी संपदा क्या है? साझी संपदा बहुत अच्छा प्रश्न है। आप साझी संपदा के ऊपर प्रश्न आपको 100% मिलेगा। ये पेपर आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन दे देगा, इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चन दे देगा, बड़ी मदद करेगा। साझी संपदा क्या है? यानी ऐसी संपदा जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार रहता है ना, वो साझी संपदा है। फिर वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? यानी वैश्वीकरण क्या है? यानी कोई चीज, कोई वस्तु, सेवा, पूंजी, विचार, इनका वैश्विक आदान प्रदान जो है वो है वैश्वीकरण। अपने को तो एक एक लाइन में तो आंसर करना है ना। तो ये हो गया आपके खंड ए। अब आएगा खंड ब। खंड ब के अंदर थोड़े से विस्तृत रहेंगे, 50 शब्दों में आंसर रहेंगे। ये आपको इस किताब से 5% मिलेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का हो जाएगा खंड ब, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न, आसियान क्या है और इसका प्रमुख उद्देश्य। आसियान, एक तो इसका नाम देखो आसियान, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। आसियान क्या है? देखो ए, ऊपर हमने जो सार्क लिया था ना, वैसे ही ये संगठन है, ए एस और फिर ई, आसियान, ई ए एन, ये है आसियान। अब इसका आप नाम याद रखें। देखो ए से क्या है? एसोसिएशन, और फिर एस से साउथ, फिर ई से आपके ईस्ट, और ए से एशियन नेशंस, ठीक है ना। आपके हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना, ये हो गया। और भी इसका थोड़ा सा विस्तार भी लिखना है, यानी आप लिख देना 1967 की बात, ये बैंकॉक योजना हुई थी, वही। इसमें 5 देश आए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में इसके अंदर ब्रुनेई दारुसलाम आ गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये आ गए। कुल मिला के हाल फिलहाल में इसके अंदर 10 देश हैं। और इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें ना, तो ये क्या है कि ये जो अपने सदस्य देश हैं, इनके बीच में व्यापार, संस्कृति, इनका मुक्त आदान प्रदान करने के लिए संगठन तैयार हुआ है। और थोड़ा सा विस्तार देते हैं। अब मिलान करना है। ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए 1% भी। बांग्लादेश का निर्माण, दक्षेश की शुरुआत, भारत का परमाणु परीक्षण, नेपाल में संविधान। देखो बांग्लादेश का निर्माण तो कब होता है? 1971 के अंदर, सीधी सी बात ये है। अच्छा, अब इसमें ये आपके याद है, देखो भारत का परमाणु परीक्षण, भारत का परमाणु परीक्षण कब है? ये यहाँ पर आप ध्यान देना, ये है 1974 की बात है। और दक्षेश की शुरुआत है, ये है 1985 में। अब एक ही तो बचा, नेपाल का संविधान 2015 में, ठीक है। अब इनके कुछ काम लिखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ संगठन लिखे हैं, इनके आप काम लिख देना। जैसे सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद क्या करेगी? अब देखो 4 है ना, तो चारों के 2-2 लाइन के आंसर है ना आपके सफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसमें छोटी सी बात बता देता हूँ। सुरक्षा परिषद एक्चुअल में ये क्या करता है? शांति सुरक्षा को संरक्षित करने का पूरी दुनिया में काम करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये है ना वित्तीय व्यवस्थाओं का वैश्विक लेवल के ऊपर जो देखभाल का काम है वो ये करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी इश्यू हैं पूरे विश्व के, उनको रेगुलेट करता है। यूनिसेफ, ये बाल अधिकारों के ऊपर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। फिर है आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है? अब आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है?
अब ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये उदाहरण के द्वारा बताना है। यानी ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो कोई राजनीतिक उत्पीड़न, जाति हिंसा या अन्य किसी कारण से अपने मूल जो जगह है ना वहाँ से पलायन कर जाते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित में। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आप बता देना, जैसे 1990 के दशक के अंदर कश्मीर की घाटी से जो कश्मीरी पंडित थे वो पलायन कर गए थे वहाँ से, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। यानी वो लोग जो मौजूदा यानी स्थिति में ही लंबे समय से उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में, देश में रहते आए हैं, यानी बहुत कम उनके अंदर चेंजमेंट आया है, यथा स्थिति उनकी वर्षों से कायम है, वो मूलवासी है। अब जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, तो आप जैसे फिलीपींस का ये एरिया है, वहाँ पर है कोर्डिलेरा एरिया, ये वहाँ पर है। ये जैसे चिले के अंदर भी है ऐसे, ये मापुसे जो लोग हैं वो मूलवासी हैं। फिर बांग्लादेश का जो चटगांव एरिया है ना, उसके अंदर भी ये लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके खंड ब। अगला प्रश्न है खंड स। तो इसके अंदर थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा आपको, ये 3-3 नंबर के रहेंगे, अथवा में भी मिलेंगे आपको इसको। तो ये 2 प्रश्न रहेंगे इस किताब से, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का हो गया। अब पहला प्रश्न देखिए, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका के ऊपर टिप्पणी लिखनी है आपको। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं कहता हूँ साथियों और प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए इस साल का जो पेपर है ना, उसके लिए 2-3 मॉडल पेपर और डाल दिए हैं, वो भी आप जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल के ऊपर चले जाइए, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें आप देख लेना। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप उनको जरूर देखें, परीक्षा में आपकी 100% मदद करेंगे। देखो, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक तो ये है ना, जैसे 1992 में ये स्थापित हुआ था। एक्चुअल में यूरोपीय संघ यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं उनका एक समूह है ये, और ये अपने आप में इतना एक राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है। इनकी खुद की एक मुद्रा है यूरो, तो वो आज के समय में डॉलर को भी चुनौती दे रही है। यूरोपीय संघ की अपनी साझी विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है। तो कुल मिला के ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इनके ऊपर आप पूरा विस्तार से लिखेंगे। तो ये सारी चीजें विश्व राजनीति में इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। फिर अगला है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में दक्षिण कोरिया की प्रभावशीलता को आप स्पष्ट करें। दक्षिण कोरिया पे प्रश्न नहीं आया, जापान दक्षिण कोरिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना। तो दक्षिण कोरिया, देखो दक्षिण कोरिया ये 1991 में यूएनओ का मेंबर बना था। पहले कोरिया एक ही था, फिर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो गया। 1991 में दक्षिण कोरिया यूएनओ का सदस्य बनता है। फिर 1996 में आईसीडी का मेंबर बनता है। और 2017 के आंकड़े की बात करें ना, तो विश्व की 11वीं सबसे बड़ी ये अर्थव्यवस्था थी दक्षिण कोरिया। और ये जो है ना अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर भी 18वीं रैंक 2016 के आंकड़े। तो कुल मिला के इन यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ की हेल्थ सेक्टर है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही उत्तम दर्जे का है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपकी सैमसंग, एलजी, हुंडई, ये सारे बड़े ब्रांड दक्षिण कोरिया के हैं। तो इन सब चीज़ों का विस्तार आप देखें और ये आंसर पूरा करें तो अच्छा है ये क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम और उसकी स्थापना को समझाना है। तो ये पूरा घटनाक्रम आप लिखें। जैसे अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर की बात हुई। फिर दिसंबर 1943 में करीबन 26 मित्र राष्ट्रों ने यूएनओ की घोषणा पे काम किया। फिर जून 1945 के अंदर यूएनओ चार्टर के ऊपर 50 देशों ने साइन की। फिर पोलैंड साथ आ गया। तो कुल मिला के संस्थापक 51 मेंबर हो गए थे, ठीक है ना। 51 मेंबर इसके संस्थापक थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और ऐसी चीज़ें आप आंसर में जरूर डालेंगे। फिर आती है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना। ये पहले प्रश्न भी दिया हमने ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, फिर आप इंडिया का भी जिक्र डालना। इंडिया जब आज़ाद हो गया था उसके बाद में 30 अक्टूबर 1945 को इस यूएनओ का मेंबर बन जाता है। तो ये पूरा विस्तार आप डालें। फिर एक अथवा में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष किस प्रकार के बुनियादी सुधारों की जो बात है या मुद्दा है वो स्पष्ट करें।
तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यानी इसकी बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार की जो बात है, इसके ऊपर आप पूरा फोकस रखेंगे, लिखेंगे। फिर एक है इसका जो न्यायाधिकार जो क्षेत्र है उसमें आने वाले मुद्दों की समीक्षा। ये जो है न्यायाधिकार जो इसका यानी संगठन है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसके ऊपर जो है अभी इसके जो अभी आदेश पारित होते हैं उनके ऊपर बाध्यकारी हो सभी। तो ऐसे कुछ सुधार की बात है तो आप उनको विस्तार से मेंशन करेंगे। अब आ गया हमारा अंतिम खंड है इस किताब का। तो इस में आपको 2% मिलेंगे और ये अथवा में मिलेंगे। 4-4 नंबर के होंगे तो 8 नंबर का ये खंड आपको मिलेगा। ये बड़ा करना है, 250 शब्दों में उत्तर करना है। साथियों मैंने एक मॉडल कॉपी भी बना के डाल रखी है, मॉडल पेपर, उसका आंसर मैंने खुद लिखा है, वो भी डाल रखा है, वो भी आप जरूर देखें। हम इसके बाद में ये वीडियो जब हो जाएगा ना और उसके बाद में थोड़ा समय देके 2-3 दिन के बाद में आपको एक दूसरा वीडियो देंगे जिसके अंदर स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली पुस्तक है, उसका भी पूरा डिटेल आपको मिलेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो ये पूरा आप डिटेल डालेंगे। विघटन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसके कारण का भी पूरा उल्लेख करें। यानी वहाँ पर जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के अंदर जो गड़बड़ हो गई थी, कमजोर हो गई थी, उसका भी जिक्र करें आप। संसाधनों का बहुत ज़्यादा भाग ये परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहे थे, उसका भी आप विवरण करें। औद्योगिकरण के क्षेत्र के अंदर भी सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा था पश्चिमी मुल्कों से, इसका भी विवरण करें। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जो लंबे समय 70 सालों से वहाँ पर काबिज थी, उसका अंकुश का भी वर्णन करें। फिर गोरबाचेव जो थे उन्होंने जो सुधार शुरू किए और फिर जनता की जो अभिव्यक्ति की जो बातें थी वो बढ़ी, स्वतंत्रता बढ़ी, उसके ऊपर भी आप विस्तार डालें। राष्ट्रवादी भावनाएं उभरी लोगों की, वो जो गणराज्य थे उनके अंदर, तो उसका भी आप विवरण करें। तो इस तरह से आप विस्तार पूर्वक ये आंसर करेंगे। फिर अगला अथवा में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्रों में संघर्ष और तनाव, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की स्थिति के अंदर ये बहुत चल रहा है, वहाँ पर तो अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें देखो आप जो मैं कुछ एक एरिया का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे एक तो चेचनिया दागिस्तान है, उसके अंदर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलता ही रहता है। फिर अभी अजरबैजान का एक एरिया है नगर्नो काराबाख, वहाँ का विवाद है। यहाँ पर कुछ आर्मेनियाई जो यानी आर्मेनिया मूल के हैं और वो क्या है कि आर्मेनिया में जाना चाह रहे हैं और उसके लिए जो है संघर्ष चल रहा है, तो ये भी एक इश्यू है। फिर अभी यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद चल ही रहा है, लड़ाई चल रही है। अब 2 साल से ज़्यादा हो गई है, ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया एक का विघटन भी हुआ, तो ये भी आप विस्तार करें। फिर यहाँ पर जो नाटो का हस्तक्षेप है उसका भी आप विवरण करें। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर करेंगे ना, इसके अंदर आप नई नई चीज़ें भी डाल सकते हैं, अथवा में अगर ऐसे प्रश्न मिल जाए तो वो आप जरूर करें। फिर आपके पास अंतिम प्रश्न आ गया, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, राज्य जो है यानी सरकार है उनकी कुछ जगह यानी उनकी ताकत कम भी हुई है वैश्वीकरण से, जैसे न्यून हस्तक्षेप की नीति अपनाना। फिर बाजार के द्वारा आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताएं तय हो रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव हो गया सरकारों पे, तो ये कुल मिला के एक राजनीतिक ही परिणाम है। फिर कुछ एरियाओं के अंदर शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका भी आप विवरण डालें। फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके अंदर जो है सरकार की ताकत बढ़ी भी है, सरकार के पास टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों की जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है, कहीं से भी अगर कोई बात उठती है तो सरकार उसका तुरंत समाधान कर सकती है, सरकार के विरुद्ध बात उठती है तो भी उनको दबा देती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना, ये वैश्वीकरण के द्वारा ही सरकार के पास आई थी। राजनीतिक परिणामों में इसका पूरा विवरण डालें। अथवा में आ गया अंतिम प्रश्न, वैश्वीकरण के प्रतिरोध को विस्तार पूर्वक समझिए। तो ये बड़ा अच्छा है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये आपको बहुत ही सावधानी से विस्तार पूर्वक समझना है और इसका आंसर आप समझें। देखो एक तो यहाँ पर वामपंथी जो वर्ग है ना,
वो इसको एक मानता है कि ये वैश्वीकरण है ना, ये विश्वव्यापी एक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर धकेलता ले जा रहा है हमको। और फिर दक्षिणपंथी जो लोग हैं, वामपंथियों के उल्टे, ठीक है ना, वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इसके रिजल्ट हैं वैश्वीकरण के, वो हमको आने वाले समय में चिंतित करेंगे, हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, यानी ये जो है ना वैश्वीकरण है, इससे साम्राज्यवाद की उभार की आने वाले समय में आशंकाएं बनती हैं, तो इसी बात का भी विरोध चल रहा है। फिर ये जो है वैश्वीकरण जो है, ये ताकतवर देशों के द्वारा व्यापार के जो अनुचित हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उससे भी क्या है कि जो विकासशील और अविकसित देश हैं उनके ऊपर आने वाले समय में अंकुश लगेगा, इसका भी होता है विवरण। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप पूरा इसका विद एग्जाम्पल कहीं पर जो डाटा आए हैं उनके साथ आप पूरा आंसर करें। लंबा आंसर करना है ना, 250 शब्दों में। तो साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा के अंदर बहुत मदद करेगा। पूरा आप समझें, इसका PDF डाउनलोड कर लें, लिंक दे दूंगा नीचे। इसके अलावा अन्य जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किए थे उनके भी लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। जो भी आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। फिलहाल इसको ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।